नाउ वी विल स्टडी अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या इफेक्ट्स आए उनको हम स्टडी करेंगे, उनकी क्या असर हुई ग्लोबल वार्मिंग की। चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी काफ़ी बदलाव देखे गए। नेक्स्ट है सर्टन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर नाउ डिसअपियरिंग सच एज स्पैरोज एंड वल्चर्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बर्ड के जो स्पीशीज़ है जैसे कि स्पैरो और वल्चर्स वो भी अभी बहुत ही कम या तो डिसअपियर होते जा रहे हैं या तो एक्सटिंक्शन लेवल तक पहुंच गए, मतलब वो बिल्कुल ही अभी दिखने में नहीं आ रहे हैं। 2000 ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज हैव रिसीडेड एंड मेल्टेड। 2000 ग्लेशियर्स जो हिमालयाज के वो तो मेल्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट है there has been an increase in natural calamities like famine, cyclone, excessive rain and floods in the last 10 years। अब ग्लोबल वार्मिंग से एक और चीज़ हुई कि जो नेचुरल कैलामिटीज़ जो है, नेचुरल कैलामिटीज़ है वो भी बढ़ गए, जैसे कि फेमाइन है, साइक्लोन है, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा भारी बारिश होना, बाढ़ आना, लास्ट 10 ईयर्स में ये चीज़ देखी गई है। The places receiving heavy rainfall are now experiencing less rainfall. Rajasthan and Dubai experienced heavy rain and there is a scanty of rain in Cherrapunji। जो प्लेसेस जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती थी अब वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ही कम रेनफॉल हो रहा है। अब राजस्थान और दुबई है जो जहाँ जहाँ पर पहले बारिश कम होती थी, अब वही ऐसे जो स्टेट है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। देर इज़ अ स्केंटी ऑफ रेन इन चेरापूंजी। चेरापूंजी में बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, या तो सॉरी यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। द प्रोडक्शन ऑफ पल्सिस हैज़ गॉन डाउन। पल्सिस का प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ डिक्रीज। ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम होता जा रहा है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हैज़ इंक्रीज द वाटर लेवल इन ओशंस। दिस हैज़ एग्रावेटेड द इरोजन ऑफ कोस्ट लाइन। अब जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते जा रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, ओशंस में जो पानी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और इसके वजह से क्या हो रहा है कि कोस्ट लाइन जो है या तो जो बोला जाता है कि जो बाउंड्रीज है ओशंस की वो इरोडेड होती जा रही है। ह्यूमन बींग्स विल फॉल विक्टिम्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड माल न्यूट्रिशन ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर के बढ़ने के कारण ह्यूमन बींग्स इंसान है वह डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन का शिकार बनते जाएंगे देयर विल बी अ चेंजेस इन द साइकिल ऑफ सीजन्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समर एंड विंटर सीजन विल चेंज। सीजन्स का जो साइकिल है उसमें भी बदलाव आएगा और उसकी वजह से समर और विंटर सीजन में भी काफ़ी चेंजेस काफ़ी बदलाव देखे जाएंगे। द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल इन गुजरात विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 25 सेंटीमीटर इन सी लेवल। ये बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट आता है देयर इज़ अ मार्क्ड डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भारी मात्रा में गिरावट आएगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज लाइक कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा हैज़ इंक्रीज। काफ़ी डिजीज की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी। द एरिया नियर द कोस्ट ऑफ मालडीव्स, बांग्लादेश, फिलीपाइंस, वेस्ट इंडीज़ एंड ऑस्ट्रेलिया हैव सबमर्ज। जो ऐसे एरियाज जैसे कि मालडीव्स, ये सारे जो कोस्टल एरियाज है वो सारे क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ऐसे बोला जा सकता है। अकॉर्डिंग टू एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड Greenpeace, approximately 55 lakh people living in Gujarat will have to migrate in the year 2100 CE। एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है ग्रीन पीस, उनमें बोला हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली 55 लाख जो पीपल गुजरात में रहते हैं उनको 2100 की जो सेंचुरी होगी उस टाइम पे उनको माइग्रेट करना पड़ेगा, मतलब गुजरात से कहीं और जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ऐसी सिचुएशंस हो जहाँ पर गुजरात को ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा फेस करना पड़े। द फ्लावर्स आर लूजिंग देयर फ्रेग्रेंस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। बी हाइव्स आर डिसअपियरिंग फास्ट। तो जो फ्लावर्स है उसकी महक है वो भी कम होती जा रही है, या तो वो अपनी महक को जैसे भूल ही गए हो, किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और बी हाइव्स जो है वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसके अंदर आता है सोलार एनर्जी।
विंड एनर्जी, बायोमास एंड टाइडल एनर्जी। तो ये आपको 1 मार्क या तो 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि विच आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो उसमें आता है सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एंड टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। अब हमने ग्लोबल वार्मिंग की असर तो देख ली, उसकी इफ़ेक्ट्स तो देख ली, और हमको ये भी पता लग गया कि इसकी इफ़ेक्ट से वो आगे जाके हमको बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे अर्थ को, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसी नुकसान से बचने से पहले हमको प्रिवेंशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते, कैसे स्टेप्स लें जिससे हम हमारे ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट कर सके। तो सबसे पहले रिड्यूस द यूज़ ऑफ सोर्सेज दैट रिलीज CO2। ऐसे सोर्सेज या तो ऐसे माध्यम जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो रहा हो, ऐसे सोर्सेज का यूज़ करना कम कर देना चाहिए। एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन। फॉरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन, पेड़ पौधे उगाए जाए, जिससे क्या हो कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। ग्रोइंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो सके। अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स का भी यूज़ कम कर दे। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स। मैन्योर और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उसका यूज़ कम करें। एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऐसी फार्मिंग जिसमें केमिकल्स या तो कोई भी फर्टिलाइज़र्स या तो मतलब ऐसे पेस्टिसाइड्स का अगर यूज़ कम करे और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे, उसको एडॉप्ट करे। ऐड बायोटिक्स इन द फूड फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के फूड में बायोटिक्स का एडिशन होना चाहिए। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, फ्रीज, AC, एयर कंडीशनर, इसका यूज़ कम करें जिससे कि हम हमारे ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सके या तो उससे हम उसको प्रिवेंट कर सके। देन मूविंग टू नेक्स्ट, प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो भी ट्रक है, व्हीकल्स है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं, ऐसे मीन्स को प्रॉपर यूज़ करें, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ना करें, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर ही यूज़ करें। चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रोथ को बढ़ावा ना दे या तो उसके पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करते रहें, जिससे क्या हो कि जो काफ़ी एक्टिविटीज़ जिससे ग्लोबल वार्मिंग को हम प्रिवेंट कर सके। डिज़ाइन द बिल्डिंग्स विथ सफिशिएंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसे डिज़ाइन करे जिससे क्या हो सके कि प्रॉपर वेंटिलेशन की फैसिलिटी मिले, जहाँ पर जो हवा रोशनी है उसका अच्छे प्रमाण में या तो एडिक्वेट विंड आता हो, जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी को हम बचा सकते हैं, और इससे क्या होगा अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग से हम प्रिवेंट हो सकते हैं। इंक्रीज द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर्स। इको फ्रेंडली पेपर्स का यूज़ करें और उसका ज़्यादा यूज़ करें। ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड योर हाउस। अपने घर के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाए। मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जुडिशियसली। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उसका जहाँ जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पर ही उसका यूज़ करें। यूज़ वाटर केयरफुली। पानी का जो यूज़ है उसको भी केयरफुली करें, जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पे यूज़ करें, ज़्यादा वेस्टेज पानी का नहीं हो, इसका हमें ध्यान रखना है। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर जो है उसको हम स्टोर करने के लिए उसकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाएं, जिससे हम हमारे लिए पानी वो फ्यूचर यूज़ के लिए काम आ सके। इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ CNG एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। CNG का यूज़ और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ ज़्यादा करें। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने स्टडी किया कौन कौन सा है, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एंड टाइडल एनर्जी। तो इनका यूज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा करें।